सितारों से आगे जहां और भी है, ये उम्मीद से भरी लाइन शायद आपने भी कभी ना कहीं सुनी जरूर होगी। और हम इंसानों पर तो ये लाइन बहुत ही अच्छी तरह फिट भी बैठती है, क्योंकि हमारे लिए बस उस आसमां को ताकते रहना ही काफी नहीं था। तभी तो हमने उसके पार की दुनिया तक अपनी पहुंच बना ली है। हमारे इसी एक्सप्लोर करने के एटीट्यूड की बदौलत ही तो हम यूनिवर्स के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं, और अभी तो इसे बस शुरुआत ही समझ रहे हैं। हमने चांद पर कदम रख दिया है और मंगल पर अपनी बस्ती बनाने की हमारी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन फिर भी हम इतने पर ही नहीं रुक सकते। हमारी खोज और सोच बहुत आगे जाने की है। तभी तो हम जुटे हैं लगातार एक्सप्लोर करने में और सोलर सिस्टम के डिफरेंट प्लैनेट्स पर हमारे लिए लाइफ पॉसिबिलिटीज को ढूंढ निकालने में। लेकिन लगता है कि सोलर सिस्टम के कुछ स्मार्ट प्लैनेट्स को इसकी खबर हो गई है। तभी तो ऐसे प्लैनेट्स पर हम कदम तक नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी तो कोई सॉलिड सरफेस ही नहीं है। जैसे कि जुपिटर प्लैनेट, यानी कि बृहस्पति ग्रह, जो सोलर सिस्टम का किंग प्लैनेट है। और ये किंग इसलिए है क्योंकि ये 8 प्लैनेट्स में सबसे बड़ा है, और इसे नाम भी तो रोमन गॉड किंग जुपिटर से मिला है। तो इस प्लैनेट का ऐसा एटीट्यूड रखना तो बनता है। लेकिन हम भी सॉलिड एक्सप्लोरर हैं, पता लगा करके ही रहेंगे कि जुपिटर पर और जुपिटर के अंदर ऐसा क्या क्या है जो इसे अर्थ से अलग बनाता है, जो हमें हैरान कर सकता है, जो अपने आप में यूनिक है, बिल्कुल जैसे डायमंड रिंग। हाँ, आपने सही सुना। जिस एक डायमंड रिंग के लिए हम इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, उस रिंग के डायमंड की तो इस ग्रह पर बारिश होती है। और देखिए ना, जुपिटर के इतने हार्श एटमॉस्फेयर के चलते हम इस डायमंड रेंज तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन इसमें इतने अफसोस की भी कोई बात नहीं। जब हम मंगल के लिए बैकपैक कर सकते हैं, तो क्या पता फ्यूचर में डायमंड रेंज को भी एंजॉय कर ही ले। अब उम्मीद पर तो दुनिया कायम है दोस्तों, और फिर जूनो है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। क्योंकि जूनो वो बड़ी है जो नासा का स्पेस प्रॉब है, जो साल 2016 से जुपिटर की डीप स्टडी कर रहा है और हमें लेटेस्ट अपडेट्स भी भेज रहा है। इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। लेकिन अब जुपिटर को लेकर के ज्यादा उम्मीद लगा ले उससे पहले ही ये जान लीजिए कि इस प्लैनेट पर ऑक्सीजन नहीं है, और इसका एवरेज टेम्परेचर भी -110 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। यानी इस पर जिंदगी की संभावनाओं को इमेजिन करना तो काफी मुश्किल है। लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा है जुपिटर के पास जो इसे ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने और ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए हमें एनकरेज करता है। क्या पता इसके आसपास ही थोड़ी लाइफ की पॉसिबिलिटीज हमें नजर आ जाए। लेकिन ये सब तो जुपिटर के बारे में फुर्सत से जानने के बाद ही पता चल पाएगा। तो बताइए, क्या आप जुपिटर को करीब से जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो चलिए हमारे साथ इस एक्साइटमेंट और सरप्राइजेस से भरे ग्रह की सैर पर। हाँ, लेकिन जरा संभल कर, क्योंकि वहाँ हमारे पिकनिक मनाने जैसे हालात मिलने वाले नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो आप जानती हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है सन, यानी कि सूरज, और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं 8 प्लैनेट्स। इन 8 प्लैनेट्स में से 4 इनर प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, और 4 आउटर प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, जो गैस जाइंट्स हैं। हालांकि अब यूरेनस और नेपट्यून आइस जाइंट कहलाना पसंद करते हैं। इन सारे प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, जिसने आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले सोलर सिस्टम में अपनी जगह बनाई, जहां ये सन से 5वां प्लैनेट बना। इसका मतलब मार्स और सैटर्न इसके पड़ोसी हुए। हमें इस प्लैनेट के बारे में बहुत पहले से पता था, तभी तो एंशिएंट बेबीलोनियंस ने इसके बारे में 1300 साल पहले ही लिख दिया था। हाँ, लेकिन जुपिटर की डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस तो पहली बार तभी मिली जब साल 1610 में गैलीलियो गैलीली ने इसे अपने स्मॉल टेलीस्कोप से देखा। और अब आप इस जाइंट प्लैनेट को अर्थ से, पृथ्वी से आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि इसकी चमक भी दूर तक जाती है। तभी तो रात के आसमान में दिखने वाले ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स में जुपिटर भी शामिल है, जिसे आप खुली आंखों से देखकर पहचान सकते हैं। अरे वाह, चलो ब्राइटनेस तो समझ आ गई, लेकिन इसकी साइज का क्या? ये कितना बड़ा है? तो अगर आज जुपिटर के साइज को हम देखें तो सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट्स के मास को मिलाकर 2.5 गुना कर दे तो भी इस गैस जाइंट का मास उससे ज्यादा ही रहने वाला है।
अरे भाई, ये किंग जो है। तो फिर जरा सोचिए कि फॉर्मेशन के टाइम में ये प्लैनेट कितना विशाल होगा, क्योंकि साइंटिस्ट को लगता है कि इसकी फॉर्मेशन के टाइम ये अपने साइज का डबल था। वैसे ये सोचना काफी मुश्किल है। साइंटिस्ट का प्रेडिक्शन है कि अगर इस प्लैनेट को ज्यादा मास मिले तो ये असल में छोटा होता जाएगा, क्योंकि ज्यादा मास से प्लैनेट ज्यादा डेंस हो जाएगा और इसे अपने आप में खींचना शुरू कर देगा। लेकिन ये जानना भी तो हैरानी भरा है कि इस प्लैनेट पर हमें पहाड़, नदियां और घाटियां नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसके पास तो सरफेस है ही नहीं। ये तो बस गैसेस से बना हुआ है, तभी तो गैस जाइंट कहलाता है। इसे आप गैस की एक बहुत बड़ी और बहुत ही घनी बॉल कह सकते हैं। लेकिन भले ही हम इसकी शेप की वजह से इसे एक बॉल कह दे, लेकिन ये असल में बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, जिसमें लगभग 1300 अर्थ समा सकती हैं। हाँ, सच में इस गैस जाइंट का सरफेस एरिया भी हमारे प्लैनेट का 120 गुना है। और तो और ये गैस जाइंट तो हमारे अर्थ प्लैनेट से ऑलमोस्ट 318 गुना भारी भी है। इसकी रेडियस 69,911 किलोमीटर है और ये अर्थ से लगभग 11 गुना चौड़ा है। और अगर आप अर्थ और जुपिटर के साइज का डिफरेंस देखना चाहे तो एग्जाम्पल के लिए एक हाथ में एक अंगूर ले लीजिए और दूसरे हाथ में बास्केटबॉल, और देखिए इनका डिफरेंस क्या है। क्योंकि अर्थ का साइज एक अंगूर जितना है तो जुपिटर का बास्केटबॉल जितना है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस। वैसे ये प्लैनेट सूरज से 778 मिलियन किलोमीटर के एवरेज डिस्टेंस पर है और इस डिस्टेंस के चलते सनलाइट को जुपिटर तक पहुंचने में 43 मिनट का टाइम लग जाता है, जबकि अर्थ सन से 148.31 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब जुपिटर और सन के बीच का डिस्टेंस तो अर्थ और सन के बीच की दूरी का ऑलमोस्ट 5 गुना है। ये तो वाकई में काफी ज्यादा है। तभी तो अर्थ तक सनलाइट पहुंचने में केवल 8 मिनट 20 सेकंड्स का टाइम लगता है, जबकि जुपिटर तक पहुंचने में इसका लगभग 5 गुना टाइम। मतलब डिस्टेंस वाकई में मैटर करता है। और अगर आप अर्थ से जुपिटर की डिस्टेंस का पता लगाना चाहें तो ये डिस्टेंस 715 मिलियन किलोमीटर होगा। यानी अगर आप उस बड़े से प्लैनेट की तरफ जाना चाहें तो अर्थ से जुपिटर तक जाने में 2 साल से 6 साल तक का टाइम लग सकता है। टाइम में ये वेरिएशन असल में अर्थ से जुपिटर पर भेजे जाने वाले मिशन पर डिपेंड करेगा, जिसका आप हिस्सा होंगे। अर्थ से बहुत से मामलों में आगे रहने वाला जुपिटर डेंसिटी के मामले में अर्थ से काफी पीछे रह जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी तो केवल 1.33 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है और अर्थ की डेंसिटी इससे काफी ज्यादा है, यानी 5.51 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो यहाँ तो अर्थ ने बाजी मार ही ली। वैसे जुपिटर की इतनी कम डेंसिटी का रीजन इसका गैसों से बना होना है और लो डेंसिटी वाले इस प्लैनेट को सीजन ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इस जाइंट प्लैनेट पर अर्थ की तरह डिफरेंट सीजन्स नहीं होते हैं। यानी जुपिटर पर आपको ये नहीं पता चल सकता कि कब गर्मी है और कब सर्दी। और इसका रीजन जुपिटर का अपने एक्सिस पर बहुत ही कम झुका होना है। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और मार्स रोटेशन एक्सिस 25.2 डिग्री झुका हुआ है। उनके कंपैरिजन में जुपिटर अपने एक्सिस पर केवल 3.13 डिग्री तक झुका हुआ है। इसी वजह से इस प्लैनेट पर होने वाले सीजनल चेंजेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन सीजन्स नहीं है तो क्या हुआ, स्पीड तो है। जुपिटर बहुत ही तेजी से रोटेट करता है, इतना फास्ट कि ये सोलर सिस्टम का फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट कहलाता है, जो अपना एक रोटेशन केवल 10 घंटों में पूरा कर लेता है। यानी इसका एक दिन, जिसे जोवियन डे कहा जाता है, सिर्फ 10 घंटे का होता है और ये सोलर सिस्टम का शॉर्टेस्ट डे है। लेकिन जुपिटर का एक साल तो काफी बड़ा होता है, क्योंकि जुपिटर को सन का एक चक्कर लगाने में 12 अर्थ ईयर्स यानी 4,333 अर्थ डेज लग जाते हैं। और लंबे इंतजार के बाद आने वाले इस साल को जोवियन ईयर कहा जाता है। अभी तक आप ये तो समझ गए होंगे कि जुपिटर एक अनोखा प्लैनेट है, जो हमारी अर्थ प्लैनेट से बहुत ही ज्यादा अलग है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस प्लैनेट को एक फेल्ड स्टार भी कहा जाता है? इसका मेन रीजन जुपिटर की सन से सिमिलैरिटीज है, क्योंकि जुपिटर और सन की डेंसिटी में ज्यादा अंतर नहीं है। जुपिटर की डेंसिटी 1.33 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो सन की डेंसिटी
1.41 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। और जुपिटर का कंपोजिशन भी बिल्कुल सन जैसा ही है, यानी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम। इन्हीं सारी समानताओं की वजह से जुपिटर को बहुत से साइंटिस्ट फेल्ड स्टार भी कहते हैं, क्योंकि अगर जुपिटर आज जितना विशाल है उससे 75 गुना ज्यादा विशाल होता तो ये सन जैसा ही स्टार बन जाता। लेकिन इसके पास इतना मास नहीं था जो इसके कोर में फ्यूजन रिएक्शन शुरू कर सके, जिसमें हाइड्रोजन फ्यूज होकर के हीलियम बना सके। इसलिए ये स्टार ये तारा बनने की बजाय प्लैनेट ही रह गया। वैसे इसकी केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर इसे एक प्लैनेट ही बनाती है, यानी जुपिटर में सन की तरह स्टार बनाने की कई सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन फिर भी इसकी फॉर्मेशन एक गैस जाइंट के रूप में ही हुई है। जुपिटर के ऐसे अलग अलग अंदाजों से अगर आप चौंक रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि अभी जुपिटर का हैरत अंगेज एटमॉस्फेयर तो आपने देखा ही नहीं, जिसके बारे में बस इतना जान लेना ही काफी नहीं होगा कि ये गैसों से बना है, बल्कि इसके बादल, इसमें मौजूद गैसें, इसका टेम्परेचर और प्रेशर सब कुछ दंग कर देने वाला है। इसलिए आइए जुपिटर के एटमॉस्फेयर को जरा पास जाकर देखते हैं। लेकिन इसके लिए तो पहले आपको ये बताना होगा कि क्या अर्थ के किसी बादल पर आप खड़े हो सकते हैं? नहीं ना? तो उसी तरह जुपिटर के इन गैस के घने बादलों पर भी आप कदम नहीं रख सकते, क्योंकि जुपिटर पर कोई आउटर क्रस्ट है ही नहीं, बल्कि ये तो केवल एटमॉस्फेयर का एंडलेस स्ट्रेच ही है। ऐसे में आपके मन में सवाल आ सकता है कि फिर तो आप जुपिटर के एक सिरे से अंदर घुसकर दूसरे से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, और जुपिटर के अंदर का हाई टेम्परेचर और प्रेशर हम इंसान कहाँ झेल सकते हैं। इसका मतलब तो जुपिटर की सैर का इरादा रखना फिलहाल के लिए एक बहुत ही बुरा आइडिया है। तो हम इससे दूर रहते हुए ही इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान लेते हैं, वही हमारे लिए बेहतर रहेगा। और फिर जब इसके एटमॉस्फेयर में स्पेसक्राफ्ट ही भाप बनकर उड़ जाते हैं तो हमारा क्या होगा, आप समझ जाइए। इसलिए चलिए जरा दूर से ही जान लेते हैं जुपिटर के एटमॉस्फेयर के बारे में। इस गैस जाइंट में ऑलमोस्ट 90% हाइड्रोजन है और ऑलमोस्ट 10% हीलियम गैस है, और बहुत ही थोड़ी मात्रा में अमोनिया, सल्फर, मीथेन और वाटर वेपर भी है। बाहर से देखने पर जुपिटर पर जो बहुत से रंग दिखाई देते हैं, जैसे व्हाइट, ऑरेंज, ब्राउन और रेड, वो रंग इन्हीं गैसों की वजह से है। जुपिटर के आउटर एटमॉस्फेयर में घने बादल हैं, बहुत घने, जो 50 किलोमीटर तक थिक है। इसके आसमान में 3 क्लाउड लेयर्स होने की पॉसिबिलिटीज हैं, जो मिलकर के 71 किलोमीटर तक फैली है। इनमें से टॉप क्लाउड अमोनिया आइस का बना है, मिडिल लेयर अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड क्रिस्टल से बनी नजर आती है, और इनर मोस्ट लेयर वाटर आइस और वेपर से बनी है, यानी पानी की गुंजाइश तो है। चलो बढ़िया, अब आगे देखते हैं। इन क्लाउड लेयर्स के नीचे 21,000 किलोमीटर थिक लेयर है हाइड्रोजन और हीलियम की, जो यूं तो गैस है, लेकिन जुपिटर की डेप्थ बढ़ने के साथ लिक्विड में बदल जाती है। एटमॉस्फेयर की गहराइयों में प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, जो हाइड्रोजन गैस को लिक्विड फॉर्म में कंप्रेस कर देता है, जिससे जुपिटर को सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट ओशन मिलता है। ऐसा ओशन जो हाइड्रोजन से बना है, पानी से नहीं। इसके सेंटर तक जाते जाते प्रेशर अर्थ सरफेस से 2 मिलियन टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और टेम्परेचर वो तो सन सरफेस से भी ज्यादा हो जाता है। ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस हाइड्रोजन को मेटेलिक हाइड्रोजन में बदल देती हैं, और जब इसका सेंटर आता है तो वो अर्थ की साइज का लगभग 1.5 गुना होता है, जो कि काफी बड़ा साइज हो गया। यानी जुपिटर का सेंटर ही अर्थ से बड़ा है। सोच करके ही हैरानी हो रही है कि इतनी बड़ी अर्थ कैसे इतनी छोटी हो गई। खैर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जुपिटर का ये कोर यानी सेंटर सॉलिड है या नहीं, इसकी श्योरिटी अभी तक नहीं हो पाई है। कुछ साइंटिस्ट को लगता है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से ये कोर सॉलिड होने की बजाय एक थिक बॉइलिंग हॉट सूप जैसा होगा। जरा इमेजिन कीजिए, प्लैनेट का कोर हॉट सूप जैसा। स्ट्रेंज है ना? लेकिन यही तो यूनिवर्स है दोस्तों, जो हमें कभी भी चौंका सकता है। और हाँ, अगर जुपिटर का कोर एक सॉलिड सरफेस हुआ भी तो भी ये वैसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा एक रॉकी प्लैनेट का होता है। यानी इस पर हम वॉक तो नहीं कर पाएंगे,
ये सेंटर बहुत गर्म है। यहाँ टेम्परेचर लगभग 30,000 सेल्सियस रहता है और प्रेशर इतना जबरदस्त कि पूछिए ही मत, क्योंकि यहाँ पर आपको 650 मिलियन पाउंड्स जितना प्रेशर फील होगा और ये कुछ ऐसा लगेगा जैसे आपके शरीर पर ऑलमोस्ट 1,60,000 कारें खड़ी हो। ये सब कुछ कितना एक्सट्रीम है ना। खैर चलिए, अब आगे जानते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। कलर्स की बात की जाए तो जुपिटर पर जो कलर्स की स्ट्रिप्स आपको नजर आती हैं वो किसी पेंटिंग से कम नहीं लगती। लेकिन जुपिटर पर पेंटिंग बनाने जाएगा कौन? तो फिर ये जो स्ट्रिप्स है ये कैसे बनी? जुपिटर की स्ट्रिप्स असल में हाइड्रोजन और हीलियम के एटमॉस्फेयर में तैरते हुए अमोनिया और पानी के ठंडे हवा वाले बादल हैं। ये स्ट्रिप्स इसके रेड, ब्राउन, येलो और व्हाइट क्लाउड्स हैं जो डार्क और लाइट बैंड्स की फॉर्म में नजर आते हैं। लाइट बैंड्स जोन्स कहलाते हैं और ये वो रीजन्स होते हैं जहां पर गैस जुपिटर के एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ उठती है, जबकि डार्क बैंड्स बेल्ट्स कहलाते हैं। ये वो रीजन्स होते हैं जहां गैस नीचे की तरफ सिंक होती है। बैंड्स में जो कलर डिफरेंस दिखाई देता है वो उनके कंपोजिशन और टेम्परेचर्स की वजह से होता है। अब डिफरेंट कंपोजिशन वाली गैसों और एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस वाले इस प्लैनेट पर तो केवल गैसों का राज है और इसी वजह से सॉलिड सरफेस ना होने का फायदा। यहाँ पर आने वाले तूफान उठाते हैं क्योंकि बिना सॉलिड सरफेस के उनकी स्पीड कम नहीं होती और वो खतरनाक स्पीड के साथ इस प्लैनेट पर घूमते रहते हैं। इनमें से ऐसे दर्जनों तूफान हैं जो 539 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच जाते हैं। जुपिटर पर आने वाले तूफान कई घंटों तक चल सकते हैं और ग्रेट रेड स्पॉट के मामले में तो ये ड्यूरेशन सैकड़ों सालों तक जा सकती है। तो अब सवाल ये है कि ग्रेट रेड स्पॉट है क्या? ये जुपिटर का सबसे विशाल और रहस्यमयी तूफान है जो इस प्लैनेट के सदर्न हेमिस्फीयर में चलता रहता है। ये एक पावरफुल एंटी साइक्लोन है और सोलर सिस्टम का भी लार्जेस्ट स्टॉर्म है। इस तूफान के अंदर हवाओं की स्पीड लगभग 680 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। इसका डायमीटर लगभग 10,000 मील है, यानी इसमें अर्थ आसानी से समा सकती है। इस तूफान की डेप्थ भी बहुत ज्यादा है जो 480 किलोमीटर है और ये अर्थ के डीपेस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच से लगभग 40 गुना ज्यादा है। ये कितना डेंजरस तूफान है इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि ये अर्थ पर आने वाले सबसे खतरनाक तूफान कैटेगरी 5 हरिकेन जैसा है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा। लेकिन अपनी शेप और स्ट्रक्चर की वजह से कई बार इसे पैनकेक भी कह दिया जाता है। इसे साल 1878 से ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई नहीं जानता कि जुपिटर पर ये ग्रेट रेड स्पॉट पहली बार कब दिखाई दिए होंगे। क्या पता, हो सकता है कि ये 400 सालों से जुपिटर के साथ ही हो और साइंटिस्ट अभी तक इस बात पर भी श्योर नहीं है कि इस स्पॉट का कलर रेड क्यों है। उन्हें लगता है कि ये कलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, रेड फास्फोरस और सल्फर कंपाउंड्स की वजह से है। लेकिन लगता है कि इतना बड़ा और डरावना, अर्थ को निगल सकने वाला ये ग्रेट रेड स्पॉट शायद अब अपने सफर के अंतिम पड़ाव पर बढ़ चला है, क्योंकि इस स्पॉट का साइज श्रिंक हो रहा है, सिकुड़ रहा है। साल 2012 से तो ये ज्यादा सर्कुलर शेप में आ रहा है और बहुत ही तेजी से श्रिंक हो रहा है। ऐसे में साइंटिस्ट का भी यही अंदाजा है कि शायद ये अपने अंत की तरफ है, लेकिन इसमें कितने डेकेड्स बाकी हैं या कितनी सेंचुरीज, ये तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। पर जुपिटर पर आने वाले लाइटनिंग स्टॉर्म्स डायमंड फॉर्मेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और 1, 2 या 4 डायमंड्स नहीं बल्कि डायमंड्स की बारिश। वो कैसे? वो ऐसी कि जुपिटर की तूफान से कार्बन जनरेट होता है। जुपिटर की सरफेस पर मीथेन गैस है जिसे तूफान इसके प्राइमरी कंपोनेंट्स में ट्रांसफर कर देता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन में। कार्बन बारिश के रूप में गिरने लगता है जिस पर लगातार बढ़ता प्रेशर इसे ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर देता है और एटमॉस्फेयर की डेप्थ तक जाते जाते ग्रेफाइट पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और जब डेप्थ के साथ टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जाता है तो ग्रेफाइट डायमंड में बदल जाता है। ये डायमंड्स बढ़ते प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से सॉलिड फॉर्म में नहीं रह पाते बल्कि लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं और इस प्लैनेट के कोर में प्रिजर्व हो जाते हैं।
इन डायमंड्स में सबसे बड़े डायमंड का डायमीटर 1 सेंटीमीटर तक हो सकता है, जो आपकी रिंग को डेकोरेट करने के लिए काफी बड़ा रह सकता है। चलिए अब डायमंड रिंग के ख्यालों से बाहर आ जाते हैं और जरा जुपिटर की इंटीरियर पर नजर डालते हैं, जहां तेजी से घूमती हुई मेटालिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रिकल करंट्स जनरेट करती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत बड़ा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड है। ये लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है और इसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। यूं तो अर्थ के पास भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड तो इससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये मैग्नेटोस्फीयर सोलर विंड से काफी अफेक्ट होता है, तभी तो सोलर विंड जब स्ट्रॉन्ग होती है तभी अपने मैक्सिमम साइज के 1/3 तक सिकुड़ सकता है। ये मैग्नेटोस्फीयर जुपिटर से इतनी दूरी तक फैला हुआ है कि ये सोलर विंड को सैटर्न के ऑर्बिट तक पहुंचा देता है। और अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर की तरह जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर में फंसने वाले कई चार्ज्ड पार्टिकल्स सोलर विंड से आते हैं, लेकिन जुपिटर के पास पार्टिकल्स का एक एक्स्ट्रा सोर्स भी है जो दूसरे प्लैनेट्स के पास नहीं है। हाउ लकी जुपिटर इज। और ये चार्ज पार्टिकल्स का एक्स्ट्रा सोर्स मिलता है जुपिटर के मून लो से, जिसे देखने हम थोड़ी देर बाद जाने ही वाले हैं। तब तक मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज्ड पार्टिकल्स को देख लेते हैं। चार्ज्ड पार्टिकल्स मैग्नेटोस्फीयर में फंसकर के बहुत इंटेंस रेडिएशन बेल्ट्स बनाते हैं। ये बेल्ट्स यूं तो अर्थ की वैन एलन बेल्ट्स जैसी ही है, लेकिन उनसे कई लाख गुना ज्यादा इंटेंस है। और ये चार्ज्ड पार्टिकल्स जब एटमॉस्फेयर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स से टकराते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और ये एनर्जी कई बार विजिबल लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है। इससे बिल्कुल वैसे अरोरास बनते हैं जैसे अर्थ पर देखे जाते हैं। अर्थ पर इन्हें नॉर्थर्न लाइट्स और सदर्न लाइट्स कहा जाता है, और जुपिटर के अरोरास तो सोलर सिस्टम की सबसे ब्राइटेस्ट अरोरास है। इन अरोरास को कलरफुल लाइट्स का एक मैजिक शो भी कहा जा सकता है, जो बहुत ही शाइनी और ब्यूटीफुल होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, रेडिएशन और ब्राइटेस्ट अरोरास रखने वाले जुपिटर के पास और भी बहुत कुछ है, जैसे कि इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी, जो अर्थ ग्रेविटी से कहीं ज्यादा है। यानी अगर कोई अपनी सुपर पावर से जुपिटर पर खड़ा हो जाए तो उसका जो वेट अर्थ पर 100 पाउंड्स था, वो जुपिटर पर 240 पाउंड्स हो जाएगा, यानी अर्थ से 2.4 टाइम्स ज्यादा। और इस हाई ग्रेविटी का रीजन है जुपिटर का ज्यादा मैसिव होना, लेकिन इतना बड़ा होने पर तो इसकी ग्रेविटी भी काफी ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जुपिटर तो गैसों से बना है, लेकिन फिर भी इसकी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के चलते सोलर सिस्टम को शेप मिलने में काफी हेल्प हुई है। और बस इतना ही नहीं, इसी पावरफुल ग्रेविटी के चलते इसे सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि ये इनर प्लैनेट्स को कॉमेट्स और एस्टेरॉइड से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके चलते इनर प्लैनेट्स, जिसमें अर्थ भी शामिल है, बहुत हद तक ऐसे आसमानी हमलों से प्रोटेक्टेड रहती है। वैसे जुपिटर अर्थ के कंपैरिजन में 200 गुना ज्यादा एस्टेरॉइड और कॉमेट इम्पैक्ट्स को एक्सपीरियंस करता है, और इसी प्रोसेस में एस्टेरॉइड्स के 2 ग्रुप्स, जिन्हें ट्रोजन एस्टेरॉइड्स कहा जाता है, वो तो सन के चारों ओर जुपिटर के ऑर्बिट में सेटल भी हो गए हैं और जुपिटर की तरह सन के चारों तरफ चक्कर भी लगाते हैं। अब हो सकता है कि जुपिटर का अर्थ और इनर प्लैनेट्स को प्रोटेक्ट करने का इरादा सुनकर आपके मन में जुपिटर के लिए दिल से ग्रेटफुल होने की फीलिंग आ रही हो, लेकिन जरा रुकिए, ये भी जानिए कि क्या वाकई में ये जायंट प्लैनेट हमारा प्रोटेक्टर है भी या नहीं, या फिर एक दुश्मन की तरह आसमानी मलबे को अर्थ की तरफ धकेलता है। तो ये पूरी तरह समझ पाना तो अभी साइंटिस्ट के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाया है, लेकिन नई स्टडीज में कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जुपिटर 2 तरह के किरदार निभाता है, जिसमें दोस्त वाला किरदार तब होता है जब ये खतरनाक डराने वाले ऑब्जेक्ट्स को अर्थ से दूर भेजता है और अर्थ को बचाता है, लेकिन उसी टाइम ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स को इनर सोलर सिस्टम में एंटर भी करवा सकता है, जो हमारे प्लैनेट को परेशानी में डाल सकते हैं। अब जुपिटर के इन दोनों किरदारों में से किसका पलड़ा भारी है, दोस्त का या दुश्मन का, ये तो आगे होने वाली रिसर्च ही बता सकती है। तब तक हम सिर्फ जुपिटर की पावर और इरादों को सोचकर हैरान हो सकते हैं।
वैसे क्या आपने सोचा कि जुपिटर और सैटर्न दोनों ही गैस जाइंट्स हैं, तो क्या इनमें कुछ कॉमन भी है? हाँ बिल्कुल, सैटर्न के पास अट्रैक्टिव रिंग्स हैं, सोलर सिस्टम के सबसे ज्यादा मून्स हैं और डायमंड रेन भी है। तो जुपिटर के पास भी ऐसा बहुत कुछ है, यानी जुपिटर के पास भी रिंग्स हैं, बहुत सारे मून्स हैं जो इसे सोलर सिस्टम में सेकंड पोजीशन दिलाते हैं, और डायमंड रेन तो है ही। वैसे हैरान तो आप हो गए होंगे कि जुपिटर के पास रिंग्स हैं, ये कब हुआ? नजर तो बिल्कुल नहीं आती, लेकिन है, जुपिटर के पास रिंग्स हैं। लेकिन कैसी रिंग्स हैं? जुपिटर की रिंग्स मेनली डस्ट से बनी है और इसका रिंग सिस्टम बहुत हल्का है। इसे अर्थ से देखना है तो सबसे ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप्स की जरूरत पड़ेगी। इस रिंग सिस्टम को डिस्कवर करने में वॉयेजर 1 स्पेस प्रॉब, गैलीलियो स्पेस प्रॉब, हबल स्पेस टेलीस्कोप और लार्ज अर्थ टेलीस्कोप्स ने इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराई। इस रिंग सिस्टम के 4 मेन पार्ट्स हैं। एक थिक इनर रिंग, हालो रिंग कहलाती है, एक ब्राइट लेकिन बहुत थिन मेन रिंग और 2 आउटर वाइड बहुत ही हल्की गॉसामेर रिंग्स कहलाती है। तो देखा आपने, जुपिटर के पास डायमंड भी है तो रिंग्स भी है। और मून्स का क्या? कितने मून्स है जुपिटर के पास? तो जुपिटर के पास 79 मून्स है, यानी 79 मून्स है जो मिलकर के एक सैटेलाइट सिस्टम बनाते हैं जिसे जोवियन सिस्टम कहते हैं। और जुपिटर के 4 लार्जेस्ट मून्स गैनीमेड, कैलिस्टो, लो और यूरोपा को गैलीलियो गैलीली ने 1610 में पहली बार टेलीस्कोप से देखा था। इसलिए जुपिटर के इन 4 लार्जेस्ट मून्स को गैलीलियन सैटेलाइट्स या गैलीलियन मून्स नाम दिया गया। वैसे अच्छी बात यह है कि इन्हें आप अर्थ से बिनोक्यूलस की मदद से देख सकते हैं, क्योंकि ये काफी बड़े हैं। ये सोलर सिस्टम में डिस्कवर किए गए लार्जेस्ट सैटेलाइट्स में शामिल हैं और गैनीमेड तो सोलर सिस्टम के सारे मून्स में सबसे बड़ा है। इन गैलीलियंस मून्स को मिनी सोलर सिस्टम भी कह दिया जाता है, क्योंकि ये जुपिटर के बचे हुए हिस्से से बने हैं। ऐसे में अगर जुपिटर लगातार ग्रो करता रहता तो वो सोलर सिस्टम का दूसरा सन बन जाता और ये सारे मून्स प्लैनेट्स बन जाते। लेकिन फिलहाल तो ये सब मून्स ही हैं, तो अभी इन्हें मून की तरह ही जान लेते हैं। और सबसे पहले जानते हैं गैनीमेड के बारे में, जो सोलर सिस्टम का 9वां लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है और सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून भी यही है, जो सोलर सिस्टम के लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर की परिक्रमा करता है। ये आइसी मून मरकरी प्लैनेट से भी बड़ा है और ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो से भी। जुपिटर से इसकी दूरी 1.7 मिलियन किलोमीटर है और इसका डायमीटर 5.268 किलोमीटर है। जुपिटर का एक चक्कर लगाने में इसे लगभग 7 अर्थ डेज जितना समय लगता है। यूं तो इसके पास एक सेटिस्फैक्टरी एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले हैं कि गैनीमेड के पास एक अंडरग्राउंड सॉल्ट वाटर ओशन है, जो अर्थ सरफेस पर मौजूद टोटल वाटर से भी ज्यादा वाटर को होल्ड कर सकता है। और इस मून पर ऑक्सीजन का एक पतला एटमॉस्फेयर भी है, जिसमें सांस लेना तो काफी मुश्किल है, लेकिन ये फ्यूचर लाइफ पॉसिबिलिटीज को जरूर से शो करता है। और फिर इस मून की सॉलिड सरफेस भी तो है, जो रॉक और आइस से मिलकर बनी है। ये ऐसा अकेला मून है जिसके पास अपना मैग्नेटिक फील्ड भी है और इस फील्ड से अरोरास बनते हैं, जो ग्लोइंग गैस के ब्राइट रिबन्स होते हैं जो मून के पोल्स का चक्कर लगाते हैं। गैनीमेड के बारे में इतना जानना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग भी है, और वो है गैनीमेड की डरावनी आवाजें। क्योंकि गैनीमेड को सीटी बजाते हुए और फुफकारते हुए भी सुना गया है। अरे लेकिन डरिए मत, जुपिटर का ये मून गुस्से में नहीं है और ना ही हमें डराने का इरादा रखता है, बल्कि ऐसी आवाजों का रीजन गैनीमेड के मैग्नेटोस्फीयर में प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। वैसे भी जुपिटर के एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में जान लेने के बाद डरने के लिए और क्या बाकी रहता है। हाँ, लेकिन ये नॉइज है तो बड़ी स्ट्रेंज, शायद इसीलिए जुपिटर को नॉइजी जुपिटर भी कहा जाने लगा है। चलिए अब इस नॉइज से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गैनीमेड के बाद जुपिटर का सेकंड लार्जेस्ट मून है कैलिस्टो, जो सोलर सिस्टम का 3rd लार्जेस्ट मून है, जो गैनीमेड और सैटर्न के मून टाइटन के बाद आता है। ये सबसे बाहरी मून है जो जुपिटर की मेन रेडिएशन बेल्ट के बाहर परिक्रमा लगाता है। इसका डायमीटर लगभग 4.821 किलोमीटर है और इसका ऑर्बिट पीरियड है 16.69 डेज।
ये मून लगभग 60% आयन एंड रॉक और 40% आइस से बना है। ऐसा यकीन है कि आइस के आसपास थोड़ा लिक्विड वाटर भी हो सकता है। इसका थिन एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड और शायद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से बना है, जो लाइफ पॉसिबिलिटीज शो करता है। लेकिन इस मून पर सबसे ज्यादा कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स के हमले हुए हैं, यानी कि लाइफ पॉसिबिलिटीज के साथ डेंजर भी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर आप इसे टेलीस्कोप से देखें तो ये अर्थ के मून से ज्यादा ब्राइट दिखेगा। और इसका कारण, इसका रीजन कैलिस्टो का आइस की एक थिक लेयर से कवर होना है, जो अर्थ के मून की सरफेस से ज्यादा बेहतर तरीके से सन को रिफ्लेक्ट करती है। अब कैलिस्टो के बाद थर्ड लार्जेस्ट गैलीलियन मून है लो, जो सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा वॉल्केनिकली एक्टिव है, क्योंकि इस पर सैकड़ों वॉल्केनो हैं। कई बार ये वॉल्केनो इतने पावरफुल भी होते हैं कि इन्हें अर्थ पर रहते हुए लार्ज टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितने खतरों से भरी दुनिया होगी। लो का डायमीटर 3642 किलोमीटर है और ऑर्बिट पीरियड है 1.77 अर्थ डेज। ये अर्थ के मून से बस थोड़ा सा ही बड़ा है और इस पर होने वाली कांस्टेंट वॉल्केनिक एक्टिविटीज और इंटेंस रेडिएशन इसे रहने के लिए फेवरेबल प्लेस नहीं बनाती। और अब फोर्थ गैलीलियन मून है यूरोपा। ये सिलिकेट रॉक से बना है और इसमें वाटर, आइस क्रस्ट और शायद आयरन निकल कोर है। इसका ऑर्बिट पीरियड 3.5 दिन है। इसका पतला एटमॉस्फेयर मेनली ऑक्सीजन से बना है और इसकी सरफेस भी इतनी स्मूथ है जितनी सोलर सिस्टम की किसी भी और सॉलिड ऑब्जेक्ट की नहीं है। इस पर बहुत सारा लिक्विड वाटर है, जो अर्थ पर मौजूद पानी का 2 गुना हो सकता है। पानी के अलावा यहाँ पर एनर्जी है और केमिकल एलिमेंट्स भी लाइफ को सपोर्ट करने वाले हैं, इसलिए इससे उम्मीद करना बनता है। ये अर्थ मून से बस थोड़ा सा ही छोटा है और अर्थ मून का डायमीटर पता है कितना है? 3474.8 किलोमीटर और यूरोपा का डायमीटर है 3121.6 किलोमीटर। वाकई में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। ऐसे में अगर अर्थ मून को यूरोपा से रिप्लेस कर दे तो क्या होगा? तो ये आसमान में लगभग वैसा ही दिखाई देगा जैसे हमारा मून दिखाई देता है, लेकिन ये हमारे मून से कहीं ज्यादा ब्राइट होगा, क्योंकि इसकी सरफेस वाटर आइस से बनी है, जो हमारे मून के कंपैरिजन में सनलाइट को 5.5 टाइम्स ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। यूरोपा से मून को रिप्लेस करने का आइडिया तो वैसे काफी ब्राइट है, लेकिन अगर मून को जुपिटर से रिप्लेस कर दे तो क्या हो? अगर ऐसा हो तो सिर्फ आसमान नहीं बल्कि पूरी अर्थ ही बदल जाएगी, क्योंकि जुपिटर अर्थ से बहुत ज्यादा हैवी है, जो अर्थ के ऑर्बिट को पूरी तरह बदल देगा। और उसके बाद अर्थ एक प्लैनेट ही नहीं रहेगी, बल्कि वो जुपिटर का एक मून बनकर के रह जाएगी, जो कि एक अच्छा आइडिया तो नहीं है। लगता है इसे ड्रॉप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप ये सोचने लगे हैं कि जुपिटर अगर अर्थ को निगल ले तो क्या हो, तो वैसे तो फिलहाल ऐसा होने की कोई संभावना नजर नहीं आती है, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेड है कि सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट्स में ही रहे, कम से कम जब तक सन इस सोलर सिस्टम के सेंटर में इसका मेन स्टार बना रहे। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि जुपिटर अर्थ को निगल ले तो क्या होगा, तो हमें ज्यादा दूर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में जाने के बाद अर्थ जुपिटर के कोर तक जाने से पहले ही जलकर के खत्म हो जाएगी और अर्थ के बचे हुए अवशेष जुपिटर के एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाएंगे, जो इसके लिए एक तरह का डिस्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई है जिसने बहुत से डिस्ट्रैक्शंस को पार करते हुए हम तक जुपिटर की ये सारी जानकारियां पहुंचाई हैं और आज भी लगातार हमें अपडेटेड बनाए हुए हैं, तो वो है स्पेसक्राफ्ट और प्रॉप्स, जिनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। इनके जरिए जुपिटर की खोज का ये सिलसिला शुरू हुआ जब 1970 में पायनियर 10, पायनियर 11, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने जुपिटर के लिए उड़ान भरी और उसके बाद गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट इस गैस जाइंट की परिक्रमा के लिए भेजा गया और इसके एटमॉस्फेयर में एक प्रोब भी छोड़ा। इसी तरह कैसिनी और न्यू हॉरिजन्स ने भी जुपिटर की डिटेल्ड फोटोज ली हैं। और फिर आया जूनो, जो ऐसा पहला सोलर पावर्ड स्पेस प्रोब बना जिसे जुपिटर की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया। ये लॉन्च हुआ अगस्त 2011 में और जुपिटर तक पहुंचा जुलाई 2016 में।
जूनो को लॉन्च करने का पर्पस रहा जुपिटर एटमॉस्फेयर में पानी का पता लगाना, कंपोजिशन, टेम्परेचर, क्लाउड मोशंस मेजर करना और मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटी फील्ड्स के साथ साथ इस प्लैनेट की डीप स्ट्रक्चर्स जैसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को रिवील करना। यूं तो जूनो का प्राइम मिशन जुलाई 2021 में कंप्लीट हो गया, लेकिन इसकी जानकारी इतनी अच्छी रही कि इसके इन्वेस्टिगेशन पीरियड को सितंबर 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया। यानी तब तक जूनो जुपिटर की सारी अनकही दास्तानें हम तक पहुंचाता रहेगा। हाँ, लेकिन इसके लिए जूनो का जुपिटर के एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर में सरवाइव करना भी जरूरी है, ताकि हमें इस प्लैनेट के ओरिजिन और इवैल्यूएशन के क्लूज मिल सके। वैसे कि आपको पता है कि जूनो स्पेस प्रॉप को ये नाम कैसे मिला? असल में रोमन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग किंग जुपिटर की वाइफ का नाम है जूनो, और ये भी माना जाता है कि किंग जुपिटर क्लाउड्स में छुप सकते हैं, लेकिन इनकी वाइफ गॉडेस जूनो उन्हें बादलों के पार भी देख सकती है। बस इसीलिए इस प्रॉप को जूनो नाम दिया गया, क्योंकि जुपिटर बादलों से कवर रहता है और जूनो इन बादलों के पार देखकर ये बता सके कि ये जायंट प्लैनेट कैसा दिखाई देता है ना इंटरेस्टिंग? वैसे जुपिटर को करीब से जानने के लिए इसके मून्स यूरोपा और कैलिस्टो पर भी स्पेस क्राफ्ट भेजने के लिए कई मिशंस प्लान किए गए हैं। यूरोपा क्लिपर, जुपिटर कैलिस्टो ऑर्बिटर और जुपिटर सिस्टम ऑब्जर्वर ऐसे ही मिशंस हैं जो इन मून्स पर लाइफ पॉसिबिलिटीज को ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। लेकिन जुपिटर के एनवायरनमेंट के बारे में आपने अभी तक इस जर्नी में जितना जाना है, उसके हिसाब से तो आप ये समझ ही गए होंगे कि ये प्लैनेट लाइफ को सपोर्ट करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसका टेम्परेचर, प्रेशर और मटेरियल्स सब कुछ इतने एक्सट्रीम और वॉलेटाइल है कि ऑर्गेनिजम्स के लिए इन कंडीशंस को अडॉप्ट करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि रिसर्चर्स को जुपिटर के बादलों में पानी भी मिला है और न्यूट्रिएंट्स जैसी अदर रिक्वायरमेंट्स भी दिखाई दी हैं, लेकिन फिर भी जुपिटर पर लाइफ पॉसिबिलिटीज के कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इसके मून्स पर तो काफी सारी संभावनाएं नजर आ रही है। तो क्या पता फ्यूचर में हम जुपिटर के किसी मून पर बैठ करके जुपिटर को निहार रहे हो सकता है ना? इसी उम्मीद और एक्साइटमेंट के साथ जुपिटर की इस एडवेंचरस जर्नी को यहीं पर पूरा करते हैं। और अगर ऐसी ही रोमांच से भरी जर्नी को आप आगे भी एंजॉय करना चाहते हैं तो अभी infinitystream.tv को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूनिवर्स की ऐसी ही दिलचस्प और एक्साइटमेंट से भरी नॉलेज, और केवल यूनिवर्स ही नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। इसलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और अगली जर्नी के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी ही। धन्यवाद।